So, is there any similarity in materials? प्रार्थना, क्या कुछ मटेरियल्स में सिमिलैरिटीज भी होती हैं? यस, ऑल मटेरियल्स हाँ, आर हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब, उनमें क्या होता है? वजन होगा, मास होगा, और दे ऑक्यूपाई स्पेस। When 50 gram of sugar is dissolved in 100 ml of water, 50 gram of sugar is dissolved in 100 ml of water। 300 ml की पेप्सी होती है, बॉटल छोटी वाली, तो 100 ml ऑफ वाटर में अगर मिला दिया जाए, देयर इज़ नो इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये बात सही है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज, ऑफ, हाँ, मैटर इज इलस्ट्रेटेड। प्रार्थना, आप वॉल्यूम आप बढ़ाओ अपने उसका। इलस्ट्रेटेड नहीं, ऐसा नहीं होगा, मूविंग करना बोलो। पार्टिकल है स्पेस बिटवीन दैम। मान लो अगर आपने 100 ml वाटर है और उसमें इतना कप चीनी डाल दिया, तो और इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, इतनी चीनी इसमें ऐड कर दो और इसका वॉल्यूम ना बढ़े, तो इससे क्या पता चलता है बताओ? कि पार्टिकल्स है। यस, तो द ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स, द ऑब्जर्वेशन indicates that particles of water have space between them। अगर स्पेस है बिटवीन देम, तो उसके बीच में क्या शुगर के पार्टिकल फिट हो जाएंगे? जैसे अगर मैं बहुत सारी बॉल्स किसी बक्से में भर दूं और फिर उसमें पानी डालूं, तो क्या जो पानी डालने के बाद भी उसका उतना ही वॉल्यूम रहेगा जितने बक्से में है? क्या बीच बीच में जगह होती है, स्पेस? तो बिल्कुल उसी तरीके से पार्टिकल्स के बीच में भी स्फेरिकल होते हैं, तो उनके बीच में जगह होती है, तो उसमें शुगर पार्टिकल आ जाएंगे। वो और छोटे हो जाएंगे क्योंकि पार्टिकल कैन बी, वो बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो एटम्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल साइज, टाइनी पार्टिकल्स। So what happens when an inflated balloon is pricked with a pin? What happens अगर हम बैलून को फोड़ दें, इन्फ्लेटेड बैलून को, बैलून is pricked with a pin, pricked with pin। Name the property of gaseous state exhibited by this observation। Name the property of, ये बात सही है, exhibited by this। So इससे ये पता चलता है कि जो भी आंसर, तो गैस
पहली बात तो पूछी गई है कि बैलून विल बस्ट। सबसे पहले पूछा गया व्हाट विल हैपन, यदि मैं ऐसा कर दूं तो इन्फ्लेटेड बैलून बस्ट हो जाएगा। एंड दिस इंडिकेट्स that gas exerts pressure on walls of बैलून भी लिख सकते हो या कंटेनर, क्योंकि वो उसके लिए कंटेनर ही है। तो name the process which occurs when a drop of Dettol is added to water। माही, name the process which, तो कौन सा प्रोसेस अकर करता है, विच अकर्स, एक बार और ट्राई करें, माही बोलो, विच अकर्स व्हेन अ ड्रॉप, अगर ड्रॉप ऑफ इंक डाल दो या डेटॉल डाल दो तो कौन सा प्रोसेस अकर करेगा, बोलो डेटॉल, बोलो सूर्यांश। हाँ, सो when a drop of Dettol या ink is added to water, so this process is diffusion। The particle of Dettol will move from higher concentration to lower concentration। Particle of Dettol will move from higher concentration to lower concentration। To which physical state of matter of the following statement apply? To which physical state of matter do the following statements apply? Incompressible, no fixed shape। प्रार्थना, इनकम्प्रेसिबल और नो, इनकम्प्रेसिबल जिसको दबाया ना जा सके और उसका कोई शेप ना हो, कोई उसका शेप ना हो लेकिन दबाया भी ना जा सके, वो लिक्विड। तो फिक्स्ड, उसका तो फिक्स्ड शेप होता है। नाउ कंप्रेसिबल, हाँ तो लिक्विड में क्या शेप होता है, क्या लिक्विड स्फेरिकल होता है कि सिलिंड्रिकल होता है कि रेक्टेंगुलर होता है? दूध का शेप है क्या? कम, और क्या? नो डेफिनिट वॉल्यूम। माही बोलो, कंप्रेसिबल और नो डेफिनिट वॉल्यूम, दबाया जा सके लेकिन उसका कोई वॉल्यूम ना हो, फिक्स्ड। हाँ सही है। कार्तिक, आर यू देयर? अच्छा, नाउ नेम द स्टेट ऑफ मैटर in which layers of particle can slip
over one another easily. Layers of particles can slip या slide on one another. एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकें। अनुराग बताओ। हाँ, ऐसे उस स्टेट का बताओ कि ऑन वन अनदर, अच्छा, वन अदर्स और ईजली, बताओ अनुराग। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इतना पानी रख दूँ तो इसमें क्या होगा, क्या ये ताश के पत्ते की तरह सबसे ऊपर की लेयर सबसे आगे जाएगी, फिर ये और फिर ऐसे, यानी पानी में वन बाई वन लेयर ऐसे बढ़ती चली जाएगी और पूरे को गीला कर देगी। जैसे ताश गिरता है तो कैसे, क्या वैसे ही लिक्विड भी गिर जाएगी? लिक्विड में एक लेमिनार फ्लो होता है। तो अगर आप ज़मीन में तेल पड़ा है तो पैर रखोगे तो क्या तेल की डिफरेंट लेयर स्लिप करेंगी और आपके पैर में लगा हुआ तेल और ज़मीन में लगा हुआ तेल बहुत दूर तक आपको ले जाएंगे। सो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? लिक्विड। नाउ particles just move around randomly because of very weak force of attraction. पार्टिकल सूर्यांश, हाँ बिल्कुल ठीक है, जस्ट मूव अराउंड randomly due to weaker force of attraction. वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो चारों तरफ जहाँ मर्जी तहाँ घूम रहे हैं। ऐसा किस में होता है? गैसियस स्टेट में, ठीक है। नाउ डिफाइन डेंसिटी एंड एसआई यूनिट। प्रार्थना, डेंसिटी क्या है? अभी तो पूछा प्रार्थना से, बता ही लेगी। एंड इट्स बोलो। वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, डेंसिटी नहीं है। अनुराग बताओ। एरिया माही, अब मैं पूछ ही लूँगा। माही, हाँ बोलो सूर्यांश, मैं पूछता हूँ ना। हाँ, मास पर यूनिट, वो जैसा क्वेश्चन होता है ना उनके हिसाब से पूछते हैं, बच्चों के हिसाब से। पर यूनिट वॉल्यूम बाय एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या है सूर्यांश? डेंसिटी का फार्मूला बताओ। या ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस किस में व्यक्त करोगे? इन विच यूनिट इट इज एक्सप्रेस्ड? केजी में कर लो। और जो किसी जगह किसी कमरे का वॉल्यूम क्या होता है? क्या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीटर क्यूब होता है क्या? kg per meter cube. So in which of the following the particle have highest force of attraction? In which of the following particles have highest फोर्स ऑफ, ऐसी बात नहीं है, पहले क्वेश्चन सुनो।
दैट इज वाटर, NaCl, ठीक है, और आइस और वैक्स। तो दैट इज NaCl में आइस से भी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। NaCl में एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है, मतलब एक तरीके का आयन है, और इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में। तो एक तरीके का साल्ट है। खड़ा नमक कभी देखा है किसी ने? खड़ा नमक, काले नमक यहाँ पर बिकते हैं ट्रक में भर भर के, देखे हैं ढेली ढेली। तो काला नमक, सेंधा नमक ऐसे बिकता रहता है। तो NaCl में आइस से भी ज़्यादा होगा, जबकि दोनों सॉलिड हैं तब भी। वाई डू गैसेज एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर ऑफ सॉलिड? अनुराग, वाई डू द गैसेज exert more pressure, प्रार्थना बताओ, on the walls of container? हम पूछ लेंगे बेटा, ये हर सवाल में बोलने की जरूरत नहीं है, किसी न किसी से तो पूछेंगे ही ना। बोलो। माही, कि अगर किसी कंटेनर में मैंने कुछ गैस बंद कर दी है तो उसके पार्टिकल्स उस कंटेनर में प्रेशर क्यों एक्सर्ट करते हैं? Yes, they particles, gaseous particles are continuously moving and they hit the walls of container and exert pressure. समझ में आई बात? As particles of gas, जो गैस हैं, have weaker force of attraction। बोलो, कुछ पूछ रही हो? वाटर, सो इन विच, सो उनमें क्या होता है? वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड हाई काइनेटिक एनर्जी। क्या उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है? क्योंकि बहुत सारी लेटेंट हीट ले करके वो गैस बनते हैं। सो हाई काइनेटिक एनर्जी, so they move randomly in various directions। so वो randomly move करते हैं with high velocity and hit the walls of container with high speed भी लिख सकती हो, and hit the walls of container। अगर मान लो दीवार पर कोई बहुत सारे पत्थर मारे तो क्या वॉल पे प्रेशर आएगा? एंड exert pressure on container, walls of container। अब देखो, which of the following diffuses faster? सूर्यांश, which of the following, अभी हमने बताया नहीं ना। सो वाटर, वेपर, वैक्स और इथाइल अल्कोहल।
इथाइल अल्कोहल जानते हो? विस्की, विस्की भी अगर किसी ग्लास में डालो तो स्मेल आती है क्या उसकी? तो इस तरीके से कहीं पर भी या कहीं दुकान हो जहाँ पर, तो वहाँ स्मेल आती रहती है। तो वाटर वेपर सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगा कि, मतलब अगर वाटर वेपर रख दिया जाए तो विल इट डिफ्यूज़ फास्टर। डिफ्यूज़ का क्या मतलब है? वाटर वेपर का मतलब गैस होती है, मालूम है कि नहीं? वाटर तो, और वैक्स क्या होता है? अच्छा, वैक्स क्या होता है? क्या सॉलिड होता है? वैक्स तो देखा होगा ना कैंडल में। और ये बताओ, इथाइल अल्कोहल क्या लिक्विड होता है? विस्की। तो अब आपको तीन चीज़ें अलग अलग दी गई हैं, एक तो गैस दिया गया है, एक सॉलिड दिया गया, एक लिक्विड। अब आप बताइए, इथाइल अल्कोहल से बहुत, ये बात सही है। और ये वैक्स हो गया सॉलिड, और ये हो गया लिक्विड। सो आंसर हो गया वाटर वेपर। तो अगर जैसे ही कुकर से गैस निकलती है, क्या वो उसके ऊपर से फिर हट जाती है तुरंत ही? कुकर में से कभी भाप निकलते हुए देखा है? तो जैसे ही भाप निकलेगी, स्टीम निकलेगी, तो वो हट जाएगी। अब देखो, नाउ why do we see water droplets on outer surface of glass containing ice cold water? Anurag, why do we see water droplets on outer surface of glass? बोलो। कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, हाँ बोल रहे हो? एक मिनट इनको बता लेने दीजिए फिर, हाँ बोलो। माही, हाँ बोलो। ये ट्रैप है। और ये बोलो, लूज देयर लेटेंट हीट। काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा जरूरी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट अगर गैसेस पार्टिकल की निकल जाएगी तो क्या लिक्विड में बदल जाएंगे? लिक्विड को गैस में बदलने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, वो लेटेंट हीट है। लेकिन अगर गैस को ठंडा कर दो और उनकी सारी लेटेंट हीट वापस ले लो, तो क्या वो फिर से लिक्विफाई हो जाएंगे? सो व्हेन ये वाटर वेपर्स, ये क्या होगा? वाटर वेपर किस में प्रेजेंट है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में होते हैं वाटर वेपर की नहीं? हवा में नमी होती है। हिट आउटर सरफेस, वाटर वेपर हिट्स आउटर सरफेस ऑफ आइस कोल्ड ग्लास। दे कूल डाउन। दीज पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे बताओ? हाँ, they will cool down and lose their latent heat. बोलो बोलो। ऊपर का लूज देयर लेटेंट हीट, अपनी लेटेंट हीट वो लूज कर देंगे। एंड गेट कंडेंस, जब लूज कर देंगे तो क्या वो गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। इनटू, और जब वाटर हो जाएंगे तब तो उड़ नहीं पाएंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स एंड स्टिक टू ग्लास, तो ग्लास में वो चिपक जाएंगे। अब देखो, कैन मटेरियल एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स?
क्या कोई भी मटेरियल है, आयरन भी तीनों स्टेट में रह सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? आयरन वेपर में बदल जाएगा, लोहा? प्रार्थना हो सकता है क्या ऐसा? बता। ऑल द सभी स्टेट में बदल सकता है, द 3 स्टेट। आपको मालूम है हाइड्रोजन यहाँ पे गैस है क्या? अच्छा, जुपिटर में हाइड्रोजन की नदी बहती है, रिवर है। और प्लूटो में हाइड्रोजन के पहाड़ हैं क्या? तो हाइड्रोजन तीनों फॉर्म में रहती है, जैसे आइस है, जैसे वाटर, और ये सब है। ओके, तो इस तरीके से हाँ। सो कैन मटेरियल एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट? तो यस, material can exist in all 3 states under different condition of pressure and temperature. So material can, हाँ सब हो सकता है, लिक्विफाई भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, एग्जिस्ट इन all the 3 states. अंडर आयरन ऑक्साइड तो यहाँ पर भी सॉलिड है। अंडर डिफरेंट 3 स्टेट्स, अंडर डिफरेंट कंडीशन, जो जंग लगा हुआ लोहा है वही आयरन ऑक्साइड है। अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा ये बताओ कि मान लीजिए किसी ने एक बॉक्स है, कोई मटेरियल है, उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट कर दिया, इस डेल्टा का मतलब हीट होता है, तो ये बन गया। और फिर उसको हीट और किया तो ये बन गया। तो मैं इस बॉक्स में क्या लिखूं? सॉलिड, लिक्विड, और इसमें गैस लिख दूं। अच्छा, किसी ने एक सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, अप्लाइड प्रेशर, और प्रेशर लगा के फिर और प्रेशर लगाया और साथ में कूल कर दिया। प्रेशर भी लगाना है और कूल भी करना। कूल नहीं करेंगे तो फिर गैस गर्म हो जाएगी, प्रेशर भी लगाओ और कूल भी करो। ऐसा करने से वो लिक्विड बन जाएगा, उसमें भी प्रेशर लगाओ और कूल करो तो क्या हो जाएगा? सॉलिड। तो इस तरीके से अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर things can be interconverted from one state of matter to another state of matter. Now, kinetic energy of particles of water. Kinetic energy of particles of water in 3 vessels. 3 वेसल हैं और उनमें पानी भर दिया हमने। 3 वेसल्स ए, बी एंड सी आर, उनकी काइनेटिक एनर्जी ई ए है, ई बी है एंड ई सी है रेस्पेक्टिवली। एंड ये बताया गया है कि पहले वाले की एनर्जी ज़्यादा है दूसरे वाले से, और दूसरे वाले की ज़्यादा है तीसरे वाले से। यानी जिधर की ओर खुला है नोक वो बड़ा होता है, और गरीब के लिए दरवाज़ा बंद है तो दरवाज़ा इसके लिए बंद है, ये छोटा है। छोटे आदमी के लिए बंद, बड़े वाले के लिए। तो बड़ा कौन हुआ सबसे, बताओ? ये तो अरेंज द काइनेटिक कह रहा है कि पार्ट वाटर है। सवाल पढ़ो पहले ना, बिना पढ़े नहीं जवाब देना है। तो इस तरीके से अरेंज द फॉलोइंग टेम्परेचर इन 3 वेसल्स। सो अरेंज द टेम्परेचर्स
इंक्रीजिंग ऑर्डर। कहने का मतलब है कि 3 बर्तन में पानी रखा हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि इन बर्तन के नाम ए, बी और सी हैं, और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इनमें जो वाटर है तो उसमें इस वाले की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है बी वाले से, और बी वाले की एनर्जी ज़्यादा है सी से। तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? ए का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टी ए। और लेकिन वो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो सबसे कम किसका होगा? टी सी, फिर उससे ज़्यादा टी बी, और उससे ज़्यादा टी टेम्परेचर के लिए होता है और ई एनर्जी के लिए होता है। टी से टेम्परेचर है, ई से नहीं। वो सिंबल होते हैं ना, एनर्जी के लिए ई का सिंबल होता है और टेम्परेचर के लिए किसका सिंबल होता है? ठीक है, उनके अपने टेम्परेचर्स होंगे ना इन सब के। एनालाइज द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। एक ऐसा ग्राफ दे दिया गया है और उसमें इस तरीके से दिया गया है। नीचे दिया है टाइम जो कि मिनट्स में है, और ये दिया है टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये -10 है और -10 है, ये 0 है, और ये भी बताया जा रहा है ये 100 है। यानी टेम्परेचर बता दिया गया है ये 100 डिग्री सेल्सियस है। और जैसे जैसे हमने पानी को गर्म किया तो पानी को गर्म करने से क्या टेम्परेचर राइज होगा। तो ये देखो, ये अलग अलग यहाँ पर टाइम दिया गया है। ये 0 टाइम है, फिर यहाँ पर दिया गया 20 मिनट, फिर यहाँ दिया गया 40 मिनट, और यहाँ दिया गया है कि 20, 40, 60 और 80 मिनट, और फिर ये 100 मिनट दिया है। तो जब 20 मिनट हो गए तो 20 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो गया बोलो? क्या 0 डिग्री सेल्सियस हो गया? देखो 20 0। अच्छा 40 मिनट हो गए तो कितना हो गया? तो 20 मिनट और 40 मिनट पे भी 0 ही डिग्री रहा। अच्छा फिर इसके बाद अब ये बताओ कि जब ये 60 मिनट हो गए तो कितना रहा? 60 मिनट के बाद 100 डिग्री सेल्सियस रहा। लेकिन 80 मिनट के बाद कितना हो गया? 100 डिग्री। और इसके बाद 100 मिनट में कितना हो गया? क्या 100 से ऊपर पहुंच गया? 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसे दिया गया। अच्छा इस ग्राफ में ये मुझे बता दीजिए कि ये जो रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाला भाई ये तो हम सब जानते हैं, ये -10 डिग्री सेल्सियस है और हाई है वाटर। तो वाटर के केस में -10 से 0 तक पहुंचाया गया है। तो ये कौन सा फेज है? टेल द, मतलब ये हम ये पूछना चाहते हैं कि ए से बी तक कौन सा फेज है, सॉलिड है कि लिक्विड? -10 डिग्री पे क्या होता है? आइस होती है कि नहीं? आपके फ्रिज का टेम्परेचर -29 डिग्री सेल्सियस है। सो ए से बी तक जब तक वो 0 नहीं पहुंचेगा सॉलिड ही नहीं रहेगा। सो स्टेट फेज ऑफ वाटर इन ग्राफ। तो अब देखो ए से बी तक आपने क्या बताया? ये आइस हुई जो कि सॉलिड हुई। अच्छा बी पे क्या है? अब बी पे सॉलिड है, बी पे क्या फेज है? अब बी से सी तक, बी से सी तक इसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, बताओ, और हम उसको हीट देते जा रहे हैं। तो वो कैसा फेज है?
यस, क्योंकि बी से सी तक हम वो उसमें क्या होगा, गैस इसमें आइस भी रहेगी और क्या रहेगा, वाटर भी रहेगा, क्योंकि हम इसे हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर थर्मोमीटर में क्या आ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्यों नहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारी हीट कहाँ जा रही है, यानी लेटेंट हीट के लिए यूज़ हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। तो इट इज़ आइस प्लस वाटर, दैट इज सॉलिड प्लस लिक्विड। अच्छा, सी से डी तक का फेज बताओ प्रार्थना। अब इसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, प्रार्थना को बताने दो, बोलो। अब जीरो से बोलो, वेपर कैसे हो जाएगा, अभी कैसे हो जाएगा, अभी अभी तो ये यहाँ से यहाँ तक इंटर कन्वर्जन है। बताओ ये क्या, ये कौन सा है, क्या ये सॉलिड है, बताओ। और ये क्या, ये वाला कौन सा है, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड में बदल गया। अब लिक्विड, अभी तो पहले लिक्विड को गर्म तो होने दो, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचने दोगी, पहले ही गैस बना दोगी। 100 तक जा रहा है ना, तो सी से डी क्या हुआ, 0 से 100 डिग्री तक जाने में पहले पानी उबलता है और 100 के ऊपर जब पहुंच जाएगा तब बॉइलिंग शुरू होगी। तो सी से डी क्या होगा, दैट इज लिक्विड, उसका वार्मिंग अप हो रहा है। और डी से ई तक क्या हुआ, अब 100 ही रहा, अब क्या होगा बताओ, कन्वर्जन हो रहा है, इंटर कन्वर्जन। हाँ, सो डी ई से डी ई में क्या हुआ, सो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। लिक्विड का मतलब है कि वाटर से वाटर वेपर, और अब जबकि वाटर वेपर पहुंच चुका है तो ई से एफ तक क्या हुआ, हाँ, सो ई एफ में वाटर वेपर और हाई टेम्परेचर के साथ। तो लोग कहते नहीं है कि मेरा भाई बच तो जाएगा, तो डॉक्टर कह रहा है अरे भाई वो तो स्टीम से जला है, वो बताएगा नहीं बचेगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐसी चीज़ से जला है जिसमें लेटेंट हीट भी है। स्टीम से जो जलेगा ना, कुकर के पास, कुकर के ऊपर हाथ रख दो, अगर उसमें से स्टीम निकल रही हो, फिर देखो मज़ा, 6 महीने में हाथ ठीक हो जाए, जला हाथ, तो बताना इतना तेज जलता है। अरे स्टीम के ऊपर हाथ रख दो तो वो इतनी जल्दी ठीक ही नहीं होता है, कुछ भी कर लो, स्टीम से जले, गर्म उबलते पानी में हाथ डाल लोगे तो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन स्टीम से जले का कोई, ठंडे पानी से, वो सब गर्म पानी गर्म चाय से हो जाता है ठीक, लेकिन इन सब में नहीं हो पाता है। नाउ अब देखो, ये तो बात हो गई। ओके, नाउ अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि when a crystal of potassium permanganate is placed in a beaker, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, कभी देखा है क्या परमैंगनेट, इसे लाल दवा भी कहते हैं, हमने तो दिखाया है, वो पर्पल, आपकी बुक के पहले पेज में बना हुआ है, इस प्लेस्ड पानी में डालने से, ठीक है, इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर, तो पिंक कलर आ जाएगा, इस तरीके का कलर आ जाता है पिंक कलर, कंटेनिंग, हाँ, वाटर, इट्स पर्पल कलर स्प्रेड्स, throughout the water, what do you conclude from this observation?
from this observation. About the nature of potassium. बोलो. हाँ. About the nature of potassium permanganate. एंड वाटर. यानी इसके बारे में हमें क्या पता चलेगा अगर उसके पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. देन व्हाट कैन वी कंक्लूड. नाउ पोटेशियम परमैग्नेट. According to Healthline, potassium permanganate is a common chemical compound that combines देखो. manganese oxide or ये अगर ऐसा होता है लेकिन पानी में डाल दो तो इसका सलूशन कैसा होगा. ये देखो. सो इस तरीके से होगा कि ये तो थोड़ा पिंक कलर है. पिंक पर्पल कलर है लेकिन पानी में डाल दो तो इस तरीके से पर्पल कलर होगा. और ये 10 रुपए की डिब्बी मेडिकल के शॉप में मिल जाएगी पोटेशियम परमैग्नेट. क्या आपके घर में पालक इसी से धोई जाती है, हरी सब्जी, जिससे उसके कीड़े मर जाएं, या जब सांप काट ले तो इसको लगा दो तो क्या आदमी बच जाता है. तो यही है वो पोटेशियम परमैग्नेट. समझ में आ गया. और पानी में इसका सलूशन कैसा होगा. ये तो इस तरीके से है. नाउ अब हम देखेंगे कि पोटेशियम परमैग्नेट को हमने वाटर में डाल दिया है तो पूछा जा रहा है कि इसको डालने पर क्या होगा. तो पूरे में ये फैल जाएगा. आपको सिर्फ क्रिस्टल डालना होता है और ये पूरे में फैल जाएगा. सो ये क्या होता है. इससे क्या पता चल रहा है कि इट शोज. अगर शुगर डाल दो पानी में तो क्या अपने आप पूरे में मिल जाएगी शाम तक. सो इट शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर या मैटर ये क्या होते हैं. आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड इट विल कोलाइड. और ये किससे कोलाइड करेंगे. कोलाइड विद क्रिस्टल. क्रिस्टल नहीं देखा था अभी. क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट. और अगर उससे कोलाइड करेंगे तो क्या पोटेशियम परमैग्नेट के कुछ एटम्स निकल जाएंगे बाहर. मॉलिक्यूल्स कुछ बाहर निकलेगा क्या उसमें से. और with collide of it is coagulated. ब्लड जो है जम जाता है. सो जब इसको लगा लेते हैं उसके सलूशन को तो ये खून को जमा देता है. इसमें ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा होती है. तो पानी को नहीं जमाता था. पानी को नहीं, हमारे ब्लड को जमने के लिए जहाँ कट जाता है क्या खून जम जाता है आसानी से ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर. बोलो. तो अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है और वहाँ लगा दो तो क्या वो खून आसानी से क्लॉट हो जाएगा. पोटेशियम परमैंगनेट तो जब ये क्रिस्टल से कोलाइड करेगा एंड तो जब उससे कोलाइड करेगा एंड ब्रेक इट अपार्ट तो क्या उसे तोड़ देगा. सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड गेट डिफ्यूज्ड इन वाटर. तो पूरे में फैल जाएंगे. बोलो. सॉलिड पोटेशियम परमैंगनेट डिफ्यूज इन वाटर. इसको एक बार देख लें तो पता चले. इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली मूव करते हैं. अब देखो. नाउ लेट अस सी
डिफ्यूज़न ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये डिफ्यूज़न होता है। नाउ ये देखो, ये अगर मैंने इसमें डाल दिया तो अब देखो क्या होगा। मैंने पानी लिया और पानी में क्या डाल दिया, क्या क्रिस्टल डाल दिए और उसको चलाया हिलाया नहीं, कुछ नहीं। तो किस में जल्दी हो रहा है बताओ? हॉट में जल्दी हो रहा है कि कोल्ड में? क्यों ऐसा होता है? क्या हॉट वाटर पार्टिकल तेजी से मूव कर रहे हैं? क्या उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है? उसके पार्टिकल क्या हो रहे हैं, ये देखो। तो ये यहाँ पर मूव करते जा रहे हैं और धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। इसमें कितनी जल्दी होगा, उसमें कितना कम हुआ। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है? हॉट वाटर की। हॉट की ज़्यादा है, लेकिन बोलो बचेगा, लेकिन अभी तो ये 1 घंटा लगेगा इसको मिक्सिंग में, इतनी जल्दी थोड़ी ना मिक्स होता है। 1 घंटे में बिल्कुल डार्क पर्पल हो जाएगा। तो अगर आपको बिल्कुल सही सही चाहिए कि कितना समय लगता है, देन यू कैन, ये देखो कि मान लो कि इस तरीके से है। सो ये कोल्ड है, When we try and put in a crystal अब इसमें देखो containing पोटेशियम the same amount of water, this contains hot water, जाएगा। the 2 crystals into the दो water क्रिस्टल डाल दिए। in the centre as best I can. And what we're going to try and see is the difference that happens. We can see that the hot water is immediately किसमें जल्दी हो रहा है? diffusing or allowing the diffusion अच्छा, हॉट वाटर of में the देख लिया, potassium जब थोड़ा और आगे permanganate. बढ़े, कितना तक जाएगा ये? That in the hot water, the potassium permanganate पूरा क्रिस्टल is, इसमें घुल गया है, and यानी already तेल this में one पूरा has घुल गया है। occupied nearly half the area at the bottom, और इसमें आगे and घुला, in a और minute ज़्यादा we should आगे probably देखो क्या see, होगा। but so much slower तो than अभी इसमें in hot हॉट जो water. है, देखो इसमें So we बहुत can पतली है। clearly see in the hot water, अब देखो और आगे, and what we can do is we can leave this now for a few minutes. लास्ट में And तो दोनों में we एक हो can- जाएगा, लेकिन So speeding जल्दी this किसका up होगा? just for a few minutes, we've seen that here this is diffused throughout the water, whereas the other one is only just starting to rise up through the water. So we can see how quick the diffusion process. ये हमने देख लिया कि ये डिफ्यूज़न प्रोसेस है जो इसमें दिखाया गया है। फिर भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा किस में होती है? तो हॉट वाटर में ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे और उसको तोड़ देंगे और उसको इंटरमिक्सिंग होनी पड़ेगी। अब देखिए, वाई डू सॉलिड्स हैव रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप? सॉलिड्स का एक अपना फिक्स्ड शेप क्यों होता है? वाई डू, सूर्यांश, सॉलिड्स हैव अ रेगुलर ज्योमेट्रिक, माही बोलो। हाँ यही बात है। सो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उसके पार्टिकल क्या होंगे? दे क्लिंज विद ईच अदर टाइटली। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके पार्टिकल्स आपस में टाइटली एक दूसरे से बंधे रहते हैं। क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। Here is information from अब ज़रा Wikipedia. देखो कि मान लो मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, तो सोडियम क्लोराइड में जो उसका स्ट्रक्चर होगा
तो वो कैसा होगा, तो इस तरीके का होगा। यानी इसमें आप देख लीजिए कि जो सोडियम है वो पर्पल कलर के मॉलिक्यूल हैं, और क्लोरीन कैसे हैं, क्लोरीन है ग्रीन कलर के। और क्या ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इनको हटाया जा सके, बोलो। सो सॉलिड में क्या चीज़ होगी, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, और उनके बीच में क्या है, क्या लार्जर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बताइए। सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, चाहे डायमंड हो या कुछ भी हो, अलग अलग आप ले सकते हैं, दे हैव, और उनका एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है, ऐसा भी नहीं है कि एक डेफिनिट अरेंजमेंट है। सो दे आर हैविंग अरेंजमेंट ऑफ डेफिनिट ऑर्डर नाउ। तो इस वजह से उनका एक डेफिनिट शेप भी होता है। सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, वो क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। अब देखिए ना, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर, चाहे कोई भी हो, सोडियम और क्लोरीन हो या कोई और दूसरा भी हो सकता है, टाइटली पैक्ड एंड दे हैव लार्जर, उनके बीच में क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर force of attraction, so they tightly clinch with each other। जैसे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो उसको कहते हैं क्लिंजिंग, और हाथ कोई छुड़ा ना पाए तो उसको कहते हैं क्लिंज्ड विद ईच अदर। Hence, these particles cannot be moved from their lattice point। वो जहाँ पे हैं क्या उनसे उनको हटाना संभव है? Hence, क्या तुम्हारे घर की ईंट को जहाँ पे वो जड़ी हुई है वहाँ से निकाल पाओगी? Hence, these particles cannot be moved, उन्हें मूव किया जा सकता है from देयर पोजीशंस, उन्हें उनके पोजीशन से हटाया नहीं जा सकता, या लेटिस पॉइंट जहाँ हैं उस जगह को कहते हैं उसका लेटिस पॉइंट। सो मैं तो सॉलिड की बात लिख नहीं दिया ऊपर, आप पढ़े नहीं लग रहा है। सो दे हैव रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप, शेप, इसलिए उनका एक रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप होता है। वाई आर गैसेस कंप्रेसिबल बट नॉट लिक्विड्स, प्रार्थना, वाई आर गैसेस कंप्रेसिबल बट, सर लिक्विड में तो सर कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो आप कन्वर्ट नहीं करना है, आपको गैस दी और लिक्विड दिया है, बताओ गैस को दबाकर कम किया जा सकता है कि जैसे पिस्टन है जिसमें हवा भरी जाती है, तो क्या पिस्टन को दबा सकती हो, या पिचकारी सामने उंगली लगा के तब भी वो अंदर तक काफ़ी दब जाएगी? होली की पिचकारी देखी है, सामने उंगली लगाओगी तब भी दब जाएगी बहुत सारी, लेकिन अगर उसमें पानी भर लो तो दब जाएगी क्या? तो क्यों ऐसा है? गैस को कंप्रेस किया जा सकता है और लिक्विड को नहीं। गैसेस के बीच में क्या बहुत ज़्यादा स्पेस होती है? सो देयर इज लार्ज इंटरमॉलिकुलर स्पेस between gaseous particles, तो उनके बीच बहुत स्पेस है। सो दे आर
highly compressible. While molecules या particles of liquid have very less space, while particles of liquid have very less space, उनमें जगह कम होती है. So they are very less compressible. बहुत थोड़ी ही दब पाए तो दब पाए. अगर 1 लीटर दूध को दबाओगे ना तो 5 ml कम होगा, बस थोड़ा सा, 1-2 बूंद बस. So they are very less compressible. इतना ही हो सकता है. तो उनके बीच जब जगह ही नहीं तो कैसे दबा लोगे? एक कमरे में तुमने बक्से भर रखे हैं बिल्कुल टाइट टाइट, एक बक्सा और लगा दोगे अगर पूरा कमरा भर गया है, कितना भी दबा लो लगा ही नहीं पाओगे. तो अब देखो कि नाउ can a rubber band change its shape on stretching? Can rubber band change its shape on stretching? Yet it is solid. तब भी ये एक सॉलिड है, ऐसा क्यों? Why? The rubber band expands when force is applied on it and gains its shape after force is not applied. हाँ, so ये बात सही है कि when force is applied, then rubber band changes its shape and regains it. फिर से उसको पा लेती है. regains it का मतलब वापस पा लेती है. if force is removed, तो रबर बैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसे होते हैं, और अगर रबर बैंड के पार्टिकल को आपने फोर्स लगा दिया तो वो ऐसे हो जाएंगे. हाँ, और अगर मान लो उसको फिर से फोर्स लगाओगे तो ऐसे हो जाएंगे, और फिर से जब आपने फोर्स हटाया तो क्या होंगे? फिर से वैसे हो जाएंगे. तो रीगेन्स, तो इट इज़ a solid because under no force condition it has a definite shape. It is solid as when no external force is applied. It is it has a geometric shape, it has a definite shape. इसका एक डेफिनेट शेप होता है, इसलिए इसे सॉलिड कहा गया. अब देखो, गिव 2 ways in which melting point and boiling point can be useful. मेल्टिंग पॉइंट किसी के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है? सो नाउ give 2 ways Kill germs in water, present in water also. in which melting point and boiling point can be useful. तो टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज प्योर और नॉट, इससे क्या पता कर सकते हो? पानी का पता कर सकते हो कि वो प्योर है कि नहीं? Yes, sir. In a milk that is in which water
to check whether substance is in pure form or not. Pure water, ये एग्जाम्पल है कि प्योर वाटर मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉयल कितने पे होता है? सर प्योर वाटर भी मेल्ट होता है। क्या? प्योर वाटर तो सर वैसे ही सर लिक्विड में है ना। तो प्योर वाटर कितने पे मेल्ट होगा? प्योर अगर है, उसमें कुछ सॉल्ट नहीं है, नमक और चीनी है, तो प्योर सर प्योर वाटर तो सर पहले से ही सर मेल्टेड है ना। हाँ, देखो तो ये कहा जा सकता है कि मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वास्तव में ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, ये इसकी 3 फॉर्म है, और जो सबसे ज़्यादा प्रिवेल करती हैं धरती पे वही नाम बुलाया जाता है। जैसे यहाँ पर वाटर लिक्विड में है तो सब लोग वाटर वाटर कहते हैं। वास्तव में किसी सब्सटेंस का अगर आयरन वेपर बन जाएगा तो उसको आयरन वेपर कहेंगे, लेकिन इन जनरल अगर मैं आयरन कहता हूँ तो आप क्या समझते हो? क्या उसे सॉलिड समझते हो कि लिक्विड की वेपर? तो जो अर्थ में वो जिस फॉर्म में है उसको वही कहना पड़ता है। तो अगर मैं वाटर बोल रहा हूँ तो लिक्विड समझना चाहिए, मतलब इन जनरल। लेकिन अगर हमने कह दिया वो मेल्ट कर रहा है, वाटर मेल्ट्स, तो आप यहाँ लिख लें आइस लिख सकते हो। लेकिन ये सेंटेंस यहाँ इसलिए लिखना ज़रूरी है प्योर वाटर, क्योंकि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? तो सब जगह मैं प्योर वाटर यहाँ पर भी इस्तेमाल कहीं भी कर सकता हूँ। तो आप आइस लिख लो, प्योर आइस लिख लो। वैसे प्योर आइस लिखा नहीं जाता है, प्योर वाटर, या सिंपली कह सकते हो इन सॉलिड फॉर्म, ऐसे लिख लेना। समझ में आई बात? So sir, we can remove pure also and we can write only ice melts at 0 degree Celsius, ना? आइस नहीं मेल्ट होती है। आइस में अगर नमक मिला दोगे तो वो मेल्ट और किसी टेम्परेचर पर हो जाएगी। वो अगर आपने वो मिला दिया तो ये कह सकते हैं इट मेल्ट्स एट -5 डिग्री सेल्सियस। ओके। So like in Antarctica, in the South Polar region, the ice is pure. So there the scientists call that pure ice. Pure तो ice. कह So we देना, can also call that कह pure देना फिर। अब यहाँ पर क्या कहा गया? टू आइडेंटिफाई एंड करेक्टराइज द सब्सटेंस। मेल्टिंग पॉइंट से आप क्या पता लगा सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस क्या है? हमें सारे सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट का चार्ट दिया रहता है जब आप लेबोरेटरी में जाते हो। तो हमें अगर मेल्टिंग पॉइंट पता है तो हम पता लगा लेंगे कि ये इथाइल अल्कोहल है, कि वाटर है, कि ये एसीटोन है। क्योंकि हम जो डिस्टिलेशन और ये सब करते हैं ये किस बेसिस पे करते हैं? क्या हमें सबके मेल्टिंग पॉइंट पता रहते हैं? केरोसिन ऑयल, पेट्रोल और एसीटोन, वाटर, इथाइल और सबके पता रहते हैं। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से ये पता लगाया जा सकता है कि वो कौन सा सब्सटेंस है। सो टू आइडेंटिफाई एंड करेक्टराइज द सब्सटेंस। मान लो मैं अगर एक बात बता रहा हूँ कि किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट -100 डिग्री सेल्सियस है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ वो रूम टेम्परेचर पर क्या होगी? तो इसके इधर तो सॉलिड है और ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसके आगे तो वेपर है, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगी बताओ? क्योंकि 25 डिग्री कहाँ पड़ रहा है ये देखो, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है। वो माइनस के भी इधर है क्या रूम टेम्परेचर तुम्हारे घर का? ये तो टेम्परेचर लाइन है ना। अब 250 के आगे चली जाओगी तो 300 हो जाएगा, और इसके इधर चली जाओगी तो -200 हो जाएगा। तुम्हारे घर का क्या टेम्परेचर? भाई यहाँ पे कहीं 0 भी आएगा तो 25 कहाँ आएगा? ये देखो 25 डिग्री सेल्सियस जहाँ आएगा उस समय इसका क्या स्टेट है? तो यहाँ पे आएगा कि नहीं 25? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होगा? क्या किसी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से किसी का स्टेट निकाला जा सकता है? टू फाइंड स्टेट ऑफ मैटर
जैसे मैं एक बात कहूँ कि अगर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बताओ कि 25 डिग्री सेल्सियस कहाँ पड़ता है? सॉलिड वाले रीजन में पड़ रहा है कि वेपर वाले रीजन में? लिक्विड बोलो। लिक्विड वाले रीजन में, तो जहाँ 25 डिग्री सेल्सियस घर का टेम्परेचर होता है, बाहर तो धूप रहती है तो 35 भी हो जाता है, तो लिक्विड वाले रीजन में पड़ रहा है कि नहीं? तो हम ये देख लेंगे रूम टेम्परेचर जिस रीजन में पड़े वहाँ पर वो चीज़ ऐसी है, ये चीज़ है। जैसे कि आपने ये बात अगले चैप्टर में पढ़ ली है कि -193 डिग्री सेल्सियस और -204 डिग्री सेल्सियस ये है नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। तो यहाँ पर ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है और ये है बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ 25 डिग्री सेल्सियस कहाँ पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कि मेल्टिंग पॉइंट से नीचे? बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पड़ेगा। As 25 आपने पूछा पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव सर। so as room temperature is above boiling point, तो कोई चीज़ बॉईल कर जाएगी तो क्या बनेगी बताओ? इवेपोरेशन, हाँ। वेपर वेपर। Temperature is above boiling point, so N2, बोलो बताओ क्या कह रही हो माही? मैटर के आगे का है, मतलब कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, बट ये जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं ये टीचर्स डायरी से मैंने उठाए हैं, उनकी डायरी में ये नोटेड। टू फाइंड स्टेट ऑफ मैटर। सर जो आपने बोला ना कि यू हैव टेकन इट फ्रॉम टीचर्स डायरी, सर मतलब आपने किसी टीचर की डायरी दे दी? नहीं, ये एनसीईआरटी टीचर्स डायरी है पूरे भारत के, उतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसमें से भी टीचर को पूछने की स्वतंत्रता है, ये किसी पर्टिकुलर नहीं है। ये एनसीईआरटी का जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी जो टीचर्स डायरी है, तो दे कैन आस्क क्वेश्चन इन एडिशन टू। सर आपने बी पूरा नहीं किया। बोलो। जब बी वाला नहीं कौन है उसी का कंटिन्यू। उसी में ABC टू फाइंड स्टेट ऑफ। अभी आपने नीचे लिखवा रहे हैं सर, वो सी का है कि बी का? हाँ, सी के ही आगे का ही तो है कि हम वही चीज़ तो समझा रहे हैं आपको ना कि क्या इससे स्टेट पता लगाई जा सकती है कि नहीं? वही चीज़ है, ABC 3 लिखा दिए, 2 वे पूछे गए थे, हमने 3 बता दिए कि नहीं? बताओ। अच्छा, अब ये देखिए कि Alka was making tea in a kettle. Suddenly she felt intense heat. She felt intense heat from puff of steam. अगर स्टीम से जल जाए वो, विच इज गशिंग आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ कैटल, उसमें जो छेद होता है, आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ कैसल, आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ कैटल। तो एक किसी केतली में वो चाय बना रही है केटल में, एंड उसी समय वो क्या होता है कि उसमें से जो स्टीम निकल रही है उससे वो जल गई। ये सो दिस इज केटल,
और यहाँ से स्टीम निकल रही थी और उससे वो जल गई गैस में। तो अब केटल से अगर वो जल गई है तो शी वंडर्ड वेदर द टेम्परेचर ऑफ स्टीम वाज हायर देन दैट ऑफ वाटर। तो उसे लगा कि जो स्टीम निकल रही है उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर है। क्या ऐसा होगा क्या? wondered that whether the temperature of steam was higher than that of water in the kettle. Wondered that the temperature of steam was higher than that of boiling water, than that of water, yes or not, ये पूछा गया। एंड भाई तो वैसे तो अगर इसके अंदर पानी बॉईल कर रहा है तो पानी अगर बॉईल कर रहा है और लेकिन इसमें कोई प्रेशर नहीं लगाया गया है तो स्टीम एंड द बॉइलिंग वाटर विल बी एट सेम टेम्परेचर। अगर कुकर से जो गैस निकलेगी वो 660 डिग्री की निकलेगी और लेकिन जो इससे निकलेगी वो 100 डिग्री की ही निकलेगी। बस उसमें 100 डिग्री, क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं। अगर इसे बिल्कुल बंद कर दो, चारों तरफ से खूब उबालो और तब अचानक इसका ढक्कन में छेद करो तो वो जो स्टीम होगी, क्योंकि अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो बॉइलिंग रुक जाती है और उससे हीट से अगर बॉइलिंग नहीं होगी तो क्या उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा। कुकर में दाल क्यों जल्दी पक जाती है चना, क्योंकि वहाँ बॉइलिंग होती ही नहीं है और पानी का टेम्परेचर 600 तक चला जाता है, इसीलिए चना 2 मिनट में उबल जाता है। तो इस तरीके से द टेम्परेचर ये चीज़ है। तो आंसर क्या है? द टेम्परेचर ऑफ स्टीम एंड बॉइलिंग वाटर, लेकिन उसे ऐसा लगा कि स्टीम में ज़्यादा टेम्परेचर है। स्टीम एंड बॉइलिंग वाटर बोथ इज सेम, लेकिन दोनों का क्या होगा? सेम। और वो कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। बट स्टीम, लेकिन स्टीम में एनर्जी ज़्यादा होगी क्या? विल हैव, और ज़्यादा एनर्जी क्यों होगी? एज इट हैज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट उसको और गर्म करना पड़ा तब वो स्टीम बना, तो वो हीट उस स्टीम के साथ ही है। लेटेंट हीट ऑफ, अगर उबलते पानी को 1 घंटा गर्म करोगे तब जाके स्टीम बनती है, बात मालूम है? तो वो जो 1 घंटा गर्म किया वो हीट कहाँ गई? वो स्टीम के साथ ही चली गई कि नहीं? सो इन दिस वे इट हैज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसीलिए उसे ज़्यादा हीट लगी। अब देखो, जस्ट 1 मिनट।
Now, why does the temperature of a substance remain constant during its melting point or boiling point? Why does the temperature remains constant during melting point जब पहुंच गया और बॉइलिंग पॉइंट दो हीट इज सप्लाइड टू इट, यद्यपि इसको हीट दी जा रही है तो भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। बोलो अनुराग, क्यों ऐसा होता है? So during the time of melting and boiling, whatever heat is supplied is totally utilized, वो सारी की सारी कहाँ यूज हो जाती है? totally utilized to break the intermolecular force of break the intermolecular force of attraction. attraction between the particles, force of attraction between the particles ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ फेस। कब है ये जो भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या इंटर कन्वर्जन हो रहा है? ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ फेज, एक फेज से दूसरे में बदलना। सो टेम्परेचर डज नॉट राइज। अगर मान लो इस सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल को हम हीट करें तो पहले वो अपनी जगह हिलेंगे, काफ़ी तेज़ी से हिलेंगे, हिलते रहेंगे, फिर अपनी जगह छोड़ेंगे, तब लिक्विड बनेंगे। तो उसको अगर हीट दी जाएगी तो पहले तो उसके पार्टिकल के बीच में क्या हमें हटाना पड़ेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? जब वो फोर्स हट जाएगा तब तो वो लिक्विफाई होगा। तो सारी हीट किस में गई? अगर लोग हाथ पकड़े खड़े हैं तो पहले उनका हाथ छुड़ाना पड़ेगा, तभी तो प्लेग्राउंड में भागेंगे। सो वाई डस्ट, तो इस चीज को कहते हैं, दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसको लेटेंट हीट कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तो इससे आप क्या समझते हो? वॉट डू यू अंडरस्टैंड? प्रार्थना, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म? है नहीं क्या प्रार्थना? इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो आप दूसरे की? और वाइवा के टाइम पे नहीं करते हो, अपनी हेल्प खुद नहीं करते हो। हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से आप क्या समझते हो? प्रार्थना बताओ। आपको नहीं बताना है ना, वो कहाँ गई प्रार्थना? हाउ मच इज द लेटेंट ऑफ फ्यूजन? आई थिंक शी इज नॉट प्रेजेंट। सो हाउ मच, माही बताओ। आवाज नहीं आ रही, ऐसी बात है।
फ्यूजन ऑफ आइस, बोलो माही। conversion of 1 kg of liquid into gas at room temperature. अब तो सूर्यांश को ही बताना पड़ेगा, बोलो Sir, सर। 1 kg of solid. हाँ, सो मैंने तो यही बोला ना। हाँ, आपने तो लिक्विड को गैस में बदल दिया। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो फ्यूजन को ही मेल्टिंग। The amount of heat required to convert 1 kg of solid into liquid is called latent heat हाँ, of 1 fusion kg at atmospheric pressure. of solid into liquid at its melting point, at atmospheric pressure. एक किलो कोई भी सॉलिड को अगर आप लिक्विड में बदल रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पर एट atmospheric pressure is called latent heat of fusion, is called latent heat of fusion of that substance. उस substance की है, सब substance की अलग अलग होती हैं क्योंकि सब में अलग अलग force of attraction होता है। तो इस तरीके से मतलब latent heat of fusion of ice is 335 इंटू 10 टू द पावर 3, 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे, इतने जूल पर केजी होती है। 1 किलो को अगर आपको आइस को बदलना है तो इतना 335 और 3 जीरो और लगाओ, इतने जूल एनर्जी चाहिए, तब जाके आप बदल पाओगे। सर जूल क्या होता है? जूल, जैसे जूल इट इज़ ए फॉर्म, इट इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी है, ये कोई भी एनर्जी होती है। जूल इज़, यहाँ जो जूल है वो क्या है, या जूल इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी, किसकी एनर्जी है, ये आगे अगला चैप्टर आएगा अभी, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ऐसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, क्या न्यूटन, वो भी अगले चैप्टर में पता चल जाएगी कि 100 न्यूटन फोर्स है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एनर्जी की यूनिट जूल। हाँ, ये ठीक बता रहे हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ ही लेंगे, ठीक है। सो यही है, आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।